हेलो फ्रेंड, मैं राकेश मिश्रा। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सरकारी पत्र की सामान्य विशेषताओं के बारे में और उनको लिखते समय हमें क्या क्या तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। उसी श्रृंखला में काफ़ी गैप रहा, तो आज से हम फिर अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और उस श्रृंखला में आज हम आप लोगों को शुरू करते हैं ये बताना कि सरकारी पत्र के कितने औपचारिक प्रारूप होते हैं, कितने तरह के सरकारी पत्र विभिन्न सरकारी कार्यालयों में लिखे जाते हैं। और उसको बताने के बाद में अगर आपको इस वीडियो में एक सरकारी पत्र जिसे हम शासकीय पत्र कहते हैं उसका प्रारूप और उसकी सामान्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले देखना कि सरकारी पत्र और उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो है आरओ या आरओ की परीक्षा में विशेष रूप से पूछा जाता है। तो सबसे पहले है शासकीय पत्र। शासकीय पत्र इसको इंग्लिश में कहते हैं, देखिए ऑफिशियल लेटर, OFFICIAL ऑफिशियल लेटर। फिर अर्ध शासकीय पत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर या इसको शॉर्ट में कहते हैं DO लेटर। फिर आता है कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर कहते हैं इसको। और फिर आता है ज्ञाप अथवा कार्यालय ज्ञाप, इसको कहते हैं मेमो अथवा इसको कहते हैं ऑफिस ऑर्डर या इसको मेमोरेंडम भी इसको कहते हैं मेमो या ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम या इसको ओनली मेमोरेंडम भी को विज्ञप्ति या अधिसूचना भी कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नोटिफिकेशन। अक्सर आप देखते होंगे सरकारी विभागों कार्यालयों से विज्ञप्ति निकलती रहती है, तो विज्ञप्ति या होती है विज्ञप्ति या अधिसूचना। विज्ञप्ति या अधिसूचना और इसको कहते हैं नोटिफिकेशन। और इसके बाद में एक होता है अनुस्मारक। अनुस्मारक इसको कहते हैं रिमाइंडर। और इसके बाद आता है एक परिपत्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिपत्र इसको कहते हैं सर्कुलर। सर्कुलर तो इतने तरह के सरकारी पत्र जो है विभिन्न विभागों अथवा कार्यालयों से समय समय पर निर्गत होते हैं। अब इन सभी का हम आपको एक एक वीडियो में सामान्य विशेषताएं, इनका प्रारूप और एक पत्र का उदाहरण आपको बताएंगे। तो अब वीडियो थोड़ा नियमित देखिएगा और कमेंट से जो है अपने विचारों को अवगत कराते रहिएगा और अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो उसको भी कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। सबसे पहले आज हम चलेंगे शासकीय पत्र या उसको जो सरकारी पत्र कहते हैं उस पर आज हम केंद्रित रहेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। शासकीय पत्र यानी कि जिसे हम सरकारी पत्र के नाम से भी जानते हैं, ऑफिशियल लेटर कहते हैं। शासकीय पत्र या ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि शासकीय पत्र की परिभाषा क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। शासकीय पत्र हमेशा एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को या एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं और ये हमेशा जो है पद से पद के बीच में इनका आदान प्रदान होता है और ये हमें पूर्णतः औपचारिक होते हैं। इनमें अनौपचारिकता की कोई गुंजाइश नहीं होती है। शासकीय पत्र को हम परिभाषा लिख लेते हैं। शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है। हम देखते हैं कि शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है। औपचारिक
ये शब्दावली ध्यान रखेंगे, आलेखन शब्द लिखेंगे, क्योंकि इन सबको हम कार्यालयीय आलेखन कहते हैं। जितने भी पत्र हैं इन सबको हम कार्यालयीय आलेखन कहते हैं। तो हम लिखेंगे शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसे पद से पद के बीच, जिसे पद से पद के मध्य शासकीय आदेशों, निर्णयों एवं नीतियों के संदर्भ में प्रेषित किया जाता है। ये हो गया शासकीय पत्र। इसकी एक सामान्य परिभाषा सरल शब्दों में है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है। औपचारिक प्रारूप से आपका हमारा क्या आशय है, इसको हम थोड़ा और आगे अभी आप लोगों को स्पष्ट करेंगे। जिसे पद से पद के मध्य शासकीय आदेशों, निर्णयों एवं नीतियों के संदर्भ में प्रेषित किया जाता है। अब इसमें 2 पॉइंट आपको जानना है कि औपचारिक प्रारूप से क्या आशय है और पद से पद के मध्य इससे क्या आशय है। तो इसको हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और इसको इरेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम 2 चीज शासकीय कार्यालयों से समझते हैं। एक होता है पद, एक होता है पद और एक होता है पदाधिकारी। पदाधिकारी तो जब किसी पत्र का उद्गम पद के स्तर से होता है, जैसे शासकीय पत्र या सरकारी पत्र, इसका उद्गम हमेशा पद के स्तर से होता है। कार्यालय में जिलाधिकारी के स्तर से होगा। जिलाधिकारी एक पद है, लेकिन उस पद को संचालित करने वाला एक व्यक्ति है, वो एक पदाधिकारी है। और जब वो पत्र कोई निर्गत कर रहा है तो अपने पदीय कर्तव्यों और पदीय दायित्वों के निर्वहन में कर रहा है, ठीक है। उसका स्थानांतरण हो गया, उस पद को किसी दूसरे ने ग्रहण कर लिया, लेकिन वो जो पत्र वहां से निर्गत हुए जितने भी, वो एक पद विशेष से निर्गत हुए। और ये शासकीय या सरकारी पत्र जो होता है ये पद से निर्गत होता है, तो ये पद से पद के बीच में बनता है। और एक दूसरी बात यहाँ आई थी कि औपचारिक प्रारूप होता है। औपचारिक प्रारूप का मतलब ये होता है कि इस प्रारूप में कोई व्यक्तिगत भाव प्रदर्शन या व्यक्तिगत बातों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और एक दूसरी बात यहाँ होती है पदाधिकारी के स्तर से। तो पदाधिकारी के स्तर से जो पत्र प्रेषित किए जाते हैं उसमें व्यक्तिगत, वो अनौपचारिक शैली के पत्र होते हैं और उसमें व्यक्तिगत भाव प्रदर्शन की गुंजाइश होती है। उदाहरण के लिए अर्ध सरकारी पत्र, जिसे हम डीओ लेटर भी कहते हैं, तो अर्ध सरकारी पत्र जो होता है ये पदाधिकारी स्तर से प्रेषित किया जाता है, अर्ध सरकारी पत्र। तो ये बात क्लियर हो गई कि औपचारिक क्या है और पद और पदाधिकारी क्या होते हैं। जब पद से पद को पत्र प्रेषित किया जाता है शासकीय पत्रों में, और पदाधिकारी टू पदाधिकारी, एक पदाधिकारी से दूसरे पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाता है, तो पदाधिकारी स्तर का पत्र होता है, जैसे अर्धशासकीय पत्र। अब आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि शासकीय पत्र की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं और इनको कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदुओं के बीच में हम शासकीय पत्र के सामान्य विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो इनको निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में यहाँ पर है कि शासकीय पत्र की सामान्य विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखते हैं। पहला तो अगर आप देखें, सबसे पहला पॉइंट ये है कि पत्र का उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम का मतलब वो पत्र कहाँ से प्रेषित किया जाता है, वह बिंदु। देखिए, एक बिंदु होता है उद्गम बिंदु और दूसरा होता है गंतव्य बिंदु। कोई पत्र कहाँ से उद्गमित हुआ और वो कहाँ तक गया, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में जो है पत्र का संप्रेषण होता है। तो उद्गम, शासकीय पत्र का उद्गम सदैव पद से पद को होता है। शासकीय पत्र का उद्गम
पत्र का उद्गम सदैव पद से पद को होता है, यानी इसका उद्गम बिंदु एक पद होता है और गंतव्य बिंदु भी पद ही होता है, और इसका गंतव्य बिंदु भी पद होता है। ये हो गया। इसके बाद बात आती है कि इसका संचालन कैसे होता है। तो संचालन शासकीय पत्रों का संचालन सदैव द्विआयामी होता है। संचालन का मतलब किसके किसके मध्य यह पत्र जो है प्रेषित किया जा रहा है, इसका संदर्भ संचालन से होता है। तो शासकीय पत्र का संचालन सदैव द्विआयामी होता है। इसका संचालन सदैव द्विआयामी होता है। द्विआयामी से हमारा तात्पर्य यह है कि ये सदैव एक पद से दूसरे पद को जाएगा। दो पदों के बीच में देखिए शासकीय पत्र का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये एक यहाँ एक उद्गम बिंदु है और दूसरा गंतव्य बिंदु है, तो इसलिए दो पदों के बीच में इसका आदान प्रदान हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं द्विआयामी संचालन। अब किसके किसके बीच होता है, तो ये प्रायः वरिष्ठ से कनिष्ठ, वरिष्ठ पदाधिकारी से, जिसे हम कहते हैं सीनियर, SENI हुआ, सीनियर पदाधिकारी से, सीनियर पद से ये जाता है कनिष्ठ को, जूनियर को। अब यहां हम सीनियर और जूनियर का पहला अक्षर लेकर साइड में लिख देते हैं, या फिर कभी कनिष्ठ से यानी जूनियर से सीनियर को जाता है, ठीक, वरिष्ठ से कनिष्ठ या कनिष्ठ से वरिष्ठ को, और कभी कभी समकक्ष पदाधिकारी, एक समकक्ष स्तर के पदाधिकारी पत्र प्रेषित करते हैं अपने दूसरे समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को, तो दो समकक्ष स्तर के पदाधिकारियों के मध्य भी ये पत्र प्रेषित किया जाता है। तो टोटल हम देख रहे हैं, कुल हम देख रहे हैं कि 3 स्तर पर, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, कनिष्ठ से वरिष्ठ को, और 2 समकक्ष स्तर के अधिकारियों के मध्य सरकारी पत्र का संप्रेषण होता है। दूसरी बात यह है कि सरकारी पत्र प्रायः ऊपर के विभाग से नीचे के विभाग को प्रेषित किए जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखिए। ऊपर से नीचे की तरफ संप्रेषित किए जाते हैं, टॉप टू बॉटम। देखिए होता क्या है कि शासकीय संरचना में हियरार्चिकल ऑर्डर में एक अधिकारी टॉप पर होता है और उसके नीचे बहुत सारे अधिकारी, जैसे मुख्य सचिव, फिर उसके नीचे आ जाएंगे सहायक सचिव, उप सचिव, विशेष सचिव, अन्य सचिव, फिर उसके नीचे आ जाएंगे अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी। तो सरकारी पत्र ऊपर से नीचे की तरफ संप्रेषित किया जाता है, तो ये टॉप टू बॉटम चलता है, टॉप टू बॉटम, यानी सीनियर अधिकारियों से जूनियर अधिकारियों की तरफ। और फिर कभी कभी क्या होता है कि ये कनिष्ठ अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी की तरफ, यानी आधार से जो है शीर्ष तक, यानी कि बॉटम से टॉप तक जाता है, जूनियर से सीनियर की तरफ, इस तरह ये इस पत्र का प्रेषण किया जाता है। तो उद्गम हो गया, और उद्गम के बाद में हम देखते हैं कि इसका विषय क्या होता है। सरकारी पत्र क्या, विषय वस्तु क्या होता है, विषय वस्तु के बारे में देखते हैं। तीसरा पॉइंट है विषय वस्तु के बारे में देखते हैं। विषय वस्तु यानी कंटेंट, क्या कंटेंट होते हैं इसमें। तो जैसा कि मैंने बताया कि सरकारी पत्र है, तो सरकारी पत्र या शासकीय पत्र में विषय जो होता है वो सदैव शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी हुई नीतियों, आदेशों और निर्देशों से संबंधित विषय का इसमें प्रयोग किया जाता है। अन्य कोई व्यक्तिगत विषय वस्तु नहीं होता है कि व्यक्तिगत हालचाल, इसकी गुंजाइश नहीं। केवल सरकारी कार्य व्यापार, सरकारी कार्य व्यवहार से जुड़े हुए आदेश, कोई सरकारी आदेश है या सरकार के द्वारा लिया गया कोई निर्णय है या कोई सरकारी नीति है,
तो उसी के संदर्भ में ये एक पत्र से दूसरे पत्र को ये पत्र प्रेषित किया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि शासकीय पत्र का विषय वस्तु, शासकीय पत्रों की विषय वस्तु सदैव शासकीय कार्य व्यवहार से संबंधित होता है। शासकीय कार्य व्यवहार से संबंधित शासकीय आदेशों, नीतियों एवं निर्णयों आदि से संबंधित होता है। एक बात तो ये हो गई कि इसके विषय वस्तु हमेशा शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़े हुए आदेशों, नीतियों, निर्देशों आदि से संबंधित होता है। दूसरी, विषय वस्तु के बाद इसकी शब्दावली कैसी होती है? तो शब्दावली के रूप में जो है ये मान्य और औपचारिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। शासकीय दृष्टि से मान्य और औपचारिक शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो शब्दावली शासकीय दृष्टि से मान्य शब्दावली शासकीय दृष्टि से मान्य एवं राजकाज की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। राजकाज की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करते जो कि द्विअर्थी हो। ऐसा करने से संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है, संप्रेषण में भ्रम की गुंजाइश आ जाती है, संप्रेषण में अस्पष्टता नहीं होती। तो इसका एक मानक तय कर दिया गया है कि जो तकनीकी शब्द होते हैं उनका प्रयोग हम राजकाज की शब्दावली के रूप में करते हैं। इसके बाद आता है विषय वस्तु के बाद आता है शैली। पत्र लेखन की क्या शैली होती है, शैली के बारे में देखते हैं। तो इसकी शैली जो होती है ये तटस्थ और औपचारिक शैली में इसको लिखा जाता है। हमेशा तटस्थ एवं अन्य पुरुष शैली में, अन्य पुरुष शैली में सरकारी पत्र को लिखा जाता है। तटस्थ का मतलब ये हो गया कि जो भी नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश निर्गत हो रहे हैं वो शासन के तरफ से निर्गत हो रहे हैं और वो राज्यपाल या राष्ट्रपति के बिहाफ पर हो रहे हैं। उसमें आप व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित नहीं हैं। तो जब आप लिखेंगे तो उसकी शैली अन्य पुरुष की शैली होगी। आप लिखेंगे कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं यह कहता हूं। अगर आप लिखेंगे मैं यह कहता हूं तो ये उत्तम पुरुष, दो प्रकार की शैलियां होती हैं। एक होती है अन्य पुरुष शैली, लेखन की दो शैलियां होती हैं। इसको संक्षिप्त में हम समझ लेते हैं। एक होती है उत्तम पुरुष शैली। तो ये ऐसे पत्रों में लिखा जाता है जो कि अनौपचारिक शैली के होते हैं। अनौपचारिक शैली के पत्रों में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके निजी पत्र हैं या कोई सामाजिक पत्र हैं तो आप लिखते हैं कि मुझे आपके संदर्भ में यह जानना है। आप उसमें बात जो है वो अपने संदर्भ में करते हैं।
लेकिन जब वक्ता की कही हुई बात का संदर्भ स्वयं से न होकर किसी तीसरे से होता है तो उसे हम अन्य पुरुष शैली के रूप में जानते हैं। और इस अन्य पुरुष शैली का प्रयोग हम प्रायः शासकीय पत्रों में करते हैं, अन्य पुरुष शैली। ठीक है, और इसमें हम क्या कहेंगे, जैसे हम सरकारी पत्रों में लिखते हैं, प्रायः यहीं से स्टार्ट करते हैं लिखना विषय वस्तु को कि मुझे उपर्युक्त के संदर्भ में, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है। निर्देश हुआ है। इस तरह से आप लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो भी विषय होता है विषय को आप लिखते चले जाते हैं। और यहां ध्यान दीजिए, निर्देश शब्द नहीं लिखेंगे, निर्देश शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कई गाइडों वगैरह में निर्देश लिख देते हैं जो कि अस्पष्टता गलत है। निर्देश शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह है अन्य पुरुष शैली। आप मैं का प्रयोग नहीं करेंगे, मुझे और यह कहने का निर्देश हुआ है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा हमको निर्देशित किया गया। आपके स्वयं उसमें कोई स्वयं का इंटेंशन नहीं है। तो ये होती है शैली। तटस्थ सरकारी पत्रों को तटस्थ और अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है आपसे कि सरकारी पत्र लेखन की शैली होती है तटस्थ या उत्तम पुरुष शैली या तटस्थ अन्य पुरुष शैली। तो जाहिर सी बात है कि तटस्थ और अन्य पुरुष शैली होती है। तटस्थ के संदर्भ में एक बात और जान लीजिए कि तटस्थ इसलिए कि इसमें व्यक्तिगत भाव के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ठीक, तो अब आगे हम चलते हैं। शैली हो गया, विषय वस्तु हो गई। अब इसके प्रारूप को हम देखते हैं कि सरकारी पत्र का प्रारूप क्या होता है। प्रारूप को हम कहते हैं ड्राफ्ट, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है प्रारूप। तो देखिए, सरकारी पत्र का जो प्रारूप है ये नियत और औपचारिक होता है। इसके लिए बहुत ही सटीक शब्दावली का प्रयोग करेंगे। नियत और औपचारिक होता है प्रारूप। नियत का मतलब निश्चित, नियत, और औपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब होता है कि इसमें व्यक्तिगत हाव भाव के लिए कोई स्थान नहीं होता। नियत और औपचारिक होता है। औपचारिक होता है और यह सटीक, सारगर्भित होता है। सटीक एवं सारगर्भित होता है। सटीक का मतलब इसको बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा जाता है, इधर उधर की बात नहीं होती। सारगर्भित का मतलब बहुत संक्षिप्त में लिखा जाता है, जहां तक कोशिश की जाती है कि अपनी बातों को संक्षिप्त में लिखा जाता है। और दूसरा बात यह है कि ये जो प्रारूप होता है ये सरकार के अधिकृत मुद्रणालय द्वारा, जिसे हम प्रिंटिंग कहते हैं, एथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा समय समय पर सभी विभागों को उपलब्ध कराया जाता है। ये प्रारूप के बाद में हम आइए देखते हैं संबोधन। संबोधन के रूप में क्या होता है, तो हमने जैसा कि आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि सरकारी पत्र में संबोधन भी औपचारिक होता है। ऐसे संबोधन का प्रयोग करते हैं जिससे ये ना जाहिर हो कि हम जिन दो पदीय अधिकारियों के बीच पत्र प्रेषित किया जा रहा है उन्होंने अपने व्यक्तिगत संबंधों के हवाला देते हुए या व्यक्तिगत संबंधों का संबंध देते हुए पत्र प्रेषित किया है। और इसमें जो है संबोधन जो होता है उसके लिए मान्य शब्दावली है महोदय। वो भी औपचारिक संबोधन ही होता है, अनौपचारिक नहीं। औपचारिक आप समझ गए हैं कि इसमें व्यक्तिगत, ऐसा शब्दावली जिससे व्यक्तिगत संबंधों का पता न चले। महोदय ये है, और अगर कोई महिला पदाधिकारी है तो अपने लिए महोदया, दूसरे के लिए महोदया का प्रयोग करेगा। महोदय या महोदया, इसका प्रयोग किया जाता है संबोधन के रूप में। और इसके पश्चात आता है पत्र का समापन। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि सरकारी पत्र का समापन करते समय किसी औपचारिक शब्द या औपचारिक फ्रेज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका पत्र का समापन साधारण रूप से हम करते हैं।
समापन हो गया। अब इसके बाद में एक बात आती है कि कुछ अन्य चीजें हम जान लेते हैं सरकारी पत्रों के संदर्भ में। अन्य बातों में क्या होता है, कुछ अन्य विशेषताएं इसकी जान लेते हैं। अन्य जैसे सरकारी पत्र हमेशा गजट में प्रकाशित होते हैं। जो भी सरकारी पत्र किसी सरकारी विभाग से निकल रहा है, हमने बताया कि उसका संदर्भ हमेशा सरकारी नीतियों, निर्णयों, आदेशों और निर्देशों से होता है। तो जब भी यह पत्र निर्गत होता है किसी विभाग से, तो उसको सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होता है। तो पहला है कि सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, या हम इसको शासकीय पत्र भी कह सकते हैं। शासकीय पत्र सदैव सरकारी गजट में प्रकाशित होते हैं। ठीक, अब जब ये सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाते हैं तो इनका एक विधिक महत्व होता है, यानी आप इस पत्र को लेकर के आप कोर्ट जा सकते हैं, और यदि सरकारी पत्र में जो बातें प्रकाशित की गई हैं उसके विपरीत यदि कोई बात होती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, इसीलिए इस पत्र को प्रकाशित किया जाता है। दूसरी बात यह है कि सरकारी पत्र हमेशा अभिलेखीय महत्व के होते हैं, इसलिए अभिलेख के रूप में इनको सरकारी कार्यालयों में संरक्षित किया जाता है। इससे फायदा यह है कि कभी कभी सरकारी पत्र वर्तमान में किसी विषय वस्तु को मार्ग निर्देशन भी करते हैं, और इनका हम अतीत का पुनरावलोकन भी कर सकते हैं या उसकी समीक्षा भी कर सकते हैं। जो निर्णय या निर्देश जारी किए गए थे उन निर्णय या निर्देशों की वर्तमान में समीक्षा कर सकते हैं, उनका पुनरावलोकन कर सकते हैं, और भावी निर्णयों के आधार के रूप में हम इनको प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, सरकारी पत्र अभिलेखीय महत्व के रूप में संरक्षणीय होते हैं। सरकारी पत्र अभिलेखीय महत्व के रूप में संरक्षणीय होते हैं, इनको संरक्षित किया जाता है। संरक्षणीय होते हैं। ठीक, अब आइए बहुत जल्दी से देख लेते हैं कि इनका सरकारी पत्र का महत्व क्या है। तो महत्व के दृष्टि से देखें, जैसा कि हमने बताया कि अभिलेखीय रूप में ये संरक्षणीय होते हैं, तो अतीत में पत्रों का संदर्भ लेना आसान हो जाता है। इनका महत्व देखिए, पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में दो पदाधिकारियों के बीच में अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में सहायक होते हैं। दायित्वों के निर्वहन में सहायक होते हैं। इनका प्रारूप नियत होता है, औपचारिक होता है, इसलिए सरकारी पदाधिकारियों और विभागों के मध्य में ये एकरूपता और तालमेल बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो आप जान लीजिए कि ये सरकारी शासकीय पदाधिकारियों के मध्य एकरूपता एवं तालमेल बनाए रखने में सहायक होते हैं। और एक रूपता और तालमेल जो है ये शासकीय कार्य व्यवहार की रीढ़ होता है। अगर पदाधिकारियों के बीच में एक रूपता और तालमेल न हो तो सरकारी कार्य या जो भी सरकारी मामले निस्तारण के लिए आए हैं वो यथा समय या समयांतर्गत निस्तारित नहीं किए जाएंगे।
इसलिए हम संप्रेषण के लिए शासकीय पत्र जिसका कि प्रारूप नियत और औपचारिक होता है उसका प्रयोग 2 पद के बीच में करते हैं, जिससे किसी भी मामले के निस्तारण में जो है अनावश्यक विलंब नहीं होता और मामले का निस्तारण जो है यथाशीघ्र होता है तथा सही और सुचारू ढंग से होता है। क्योंकि किसी एक मामले में केवल एक पदाधिकारी नहीं, पदाधिकारियों की ऊपर से नीचे तक एक पूरा नेटवर्क, एक पूरी श्रृंखला जो है किसी मामले से संबंधित होती है। तो ये इसका महत्व हो गया। अब आइए हम देखते हैं शासकीय पत्र का प्रारूप क्या होता है। अभी तक तो विशेषताएं थी, इनको आप जो है पॉइंट वाइज देख लीजिएगा। ये वीडियो की परीक्षा जो 24 जून को आपकी प्रस्तावित है और वहां भी पूछा जाता है, तो बहुविकल्पीय में विषय इसकी विशेषताओं से संदर्भित प्रश्न बन सकता है और क्या क्या प्रश्न बन सकता है इसकी हम एक अलग से श्रृंखला लेकर के आएंगे। अब आइए हम देखते हैं प्रारूप। शासकीय पत्र का प्रारूप, जिसको कि अंग्रेजी में हम कहते हैं ड्राफ्ट, प्रारूप, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट इसका देख लेते हैं और उदाहरण हम अगले वीडियो में डाल देंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रारूप में क्या करते हैं, देखिए आपको यदि जैसे आरओ एआरओ की परीक्षा में प्रारूप और लिखने को लेटर आता है और विशेषकर पीसीएस की परीक्षाओं में लिखने को आता है। आरओ एआरओ और पीसीएस के परीक्षा में लिखने को आता है और वीडियो वगैरह में क्या होगा कि ऐसे पूछ लिया जाएगा कि सरकारी पत्र में प्रारूप लिखते समय पत्रांक किस तरफ लिखा जाता है, तो ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाएगा। तो ये आपके लिए भी काफी उपयोगी है और आरओ एआरओ और पीसीएस के लिए तो बहुत उपयोगी है, क्योंकि वहां प्रारूप बनाने को आता है और 8 नंबर का आता है। आरओ एआरओ में 8 नंबर का आता है और बिल्कुल मैथमेटिकल नंबर इसमें मिलता है। तो आइए हम प्रारूप को देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपको लिखने को आ रहा है तो जो आपको कॉपी मिलेगी वो इस तरह आपकी कॉपी होगी। मान लेते हैं ये आपकी कॉपी है, ऐसे लोक सेवा आयोग की कॉपी। इधर हाशिया मार्जिन होगा और ये आपकी कॉपी होगी। कॉपी में आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर दाएं तरफ आप लिखेंगे क्रमांक, और प्रारूप बनाते समय आप कुछ लिखेंगे नहीं, केवल जो तकनीकी शब्दावली है उनको उनके स्थान पर आप उल्लेख करेंगे। यहां लिखेंगे क्रमांक, इसके बाद क्रमांक में कुछ नहीं लिखेंगे, डैश डैश करके आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप प्रारूप बना रहे हैं। जब आपको उदाहरण देना होगा तो आप कोई काल्पनिक क्रमांक डाल देंगे अपनी तरफ से। इसके पश्चात आप आएंगे बाएं तरफ और यहां ध्यान दीजिए कि यहां कुछ हाशिया छोड़ देंगे लिखते समय, क्योंकि आगे चल करके आपको कुछ बातें और हाशिए से सटा कर लिखना है। इसी के सीध में आप यहां पर कुछ हाशिया छोड़ते हुए यहां पर लिखेंगे प्रेषक। देखिए प्रेषक और कामा लगा देंगे। प्रेषक के बाद में आप पद नाम लिखेंगे या नाम भी लिख देते हैं, यहां पर नाम लिखेंगे। पदाधिकारी जो जिस पद से यह पत्र भेजा जा रहा है उस पद पर नियुक्त जिस पदाधिकारी के द्वारा यह पत्र भेजा जा रहा है उसका आप नाम लिख देंगे। तो यहां पर नाम लिख देंगे और फिर कामा लगा देंगे। इसके बाद साथ उसका शासकीय पता आप लिखेंगे। शासकीय पता, हमने इसको संक्षिप्त में सा और पा के रूप में लिख दिया। शासकीय पता लिखेंगे आप और फिर उसके बाद में आप पद नाम लिखेंगे। क्षमा कीजिए, ये पद नाम पहले होगा, नाम, पद नाम, पद नाम और इसके पश्चात शासकीय पता होगा, ये ठीक। अब इसी के सीध में आप लिखेंगे जिस गंतव्य बिंदु पर वो पत्र जाएगा उसको संबोधित करते हुए लिखेंगे सेवा में, सेवा में कामा, और फिर उस अधिकारी का आप लिखेंगे पद नाम, डैश डैश कर देंगे और फिर उस अधिकारी का शासकीय पता। देखिए अब यहां पर व्यक्तिगत पता का उल्लेख नहीं है, इसीलिए, और यहां पूर्ण विराम लगा देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो शासकीय पत्र होते हैं वो औपचारिक होते हैं।
क्योंकि वो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, एक पद से दूसरे पद को प्रेषित किए जा रहे हैं। अधिकारी चला गया लेकिन पद तो वही है, बना हुआ, उस पद पर कोई दूसरा अधिकारी आ गया। अब उस पत्र के संदर्भ में जो भी दायित्व और उत्तरदायित्व है वो पदाधिकारी उसका निर्वहन करेगा, उसका निस्तारण करेगा। इसलिए पद टू पद होते हैं। यहाँ पर शासकीय पता का उल्लेख होता है, व्यक्तिगत पते का उल्लेख नहीं होता है। तो ये हम करेंगे शासकीय पत्र में। और शासकीय पता, इसके पश्चात हम जिस अधिकारी के पास ये पत्र भेजा जा रहा है सेवा में पदनाम लिखते हुए, उसके अनुभाग का उल्लेख करेंगे। और अनुभाग का जब उल्लेख करेंगे तो देखिए, प्रेषक और सेवा में हमने एक सीध में लिखा है, एक सीध में लिखा है। और अनुभाग का उल्लेख करते समय इसको हम हाशिए की तरफ लिखेंगे और इस लाइन से थोड़ा सा निकाल के लिखेंगे। यहां लिखेंगे अनुभाग। हर विभाग का एक सेक्शन होता है, अनुभाग होता है, तो हम अनुभाग का उल्लेख कर देते हैं। और अनुभाग के ठीक सामने दाएं तरफ हम यहां लिखेंगे स्थान और दिनांक। जिस स्थान से पत्र प्रेषित किया जा रहा है उस स्थान का नाम और उस दिनांक का, वो जिस दिनांक को पत्र प्रेषित किया गया वह दिनांक डाल देंगे ऊपर, स्थान और यह दिनांक हो जाता है। और इसके पश्चात अब इसी सीध में हम आएंगे और लिखेंगे विषय, विषय का उल्लेख कर देंगे। और विषय का उल्लेख करके हम कोई विषय प्रारूप बनाते समय तो नहीं लिखेंगे, डैश डैश करके यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। प्रारूप बनाते समय हम केवल विषय का संदर्भ देंगे कि हाँ यहाँ पर विषय लिखा जाता है, ठीक है। इसके पश्चात में अब हम आएंगे विषय वस्तु पर। तो विषय वस्तु में हम जो तकनीकी शब्दावली है, जैसे हम विषय वस्तु की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उस अधिकारी को संबोधित करते हैं। और संबोधन शासकीय पत्र में जो औपचारिक शब्दावली है, औपचारिक शब्दावली हमने आपको बताया है वो महोदय है। और इसी सीध में हम महोदय लिखेंगे। देखिए विषय के जस्ट नीचे महोदय, या अगर महिला अधिकारी है तो महोदया उसके लिए प्रयोग करेंगे, महोदय। अब हम यहाँ पर जो पत्र की जब शुरुआत करते हैं तो एक तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करेंगे? जैसे जो ऊपर विषय दिया गया है उस विषय को संदर्भित करते हुए हम अपनी बात कहना शुरू करेंगे। और हम लिखेंगे कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, उपर्युक्त विषय, और यहां आएंगे। अब देखिए अनुभाग को छोड़ देंगे। अगर हमको लाइन टर्न करना पड़ रहा है तो हम प्रेषक और सेवा में इसी के सीधे महोदय के जस्ट नीचे यहां से शुरू करेंगे। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे अवगत कराना है, अवगत कराना है। इसके बाद अपनी बात कहते हुए आप चले जाएंगे। मान लीजिए आपका एक अनुच्छेद यहाँ समाप्त हो गया तो यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। अब जब दूसरा अनुच्छेद आप लिखना शुरू करेंगे या कोई दूसरी बात लिखेंगे तो दूसरा पैरा आप बनाएंगे, दूसरा अनुच्छेद बनाएंगे। और पहले पैरा को तो आप कोई नंबर नहीं देंगे, लेकिन दूसरे पैरा को आप नंबर देंगे और नंबर 2 देंगे। मान लीजिए दूसरा पैरा आपने लिखना शुरू किया तो कहां से करेंगे? ये देखिए उपर्युक्त, यहां से ना इसकी लाइन में करेंगे और यहाँ इसको नंबर 2 दे देंगे। अब आपने दूसरी बात लिखना शुरू की तो दूसरा नंबर देकर डैश, और दूसरी बात आपको जो भी लिखना हो लिखते जाएंगे इस तरह से। और यहाँ से फिर टर्न होंगे, फिर यहाँ से जाएंगे दूसरी लाइन। मान लीजिए ये यहाँ पे समाप्त हो गया, ये आपका दूसरा पैरा हो गया। इसी तरह से तीसरी बात, चौथी बात, जितनी भी बातें होंगी आप लिखते चले जाएंगे। नीचे जो है जगह खत्म हो गई है, हम ऊपर आ जाते हैं। इन सब चीजों को आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल इसी सीध में होता है। विषय हो गया और विषय लिखने के बाद में विषय लिखने के बाद में हम सीधा आ जाएंगे अधोलेख पर। अधोलेख में हम क्या करते हैं? सीधा यहां पर अधोलेख, समापन जैसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होता। पत्र मान लीजिए आपका 2 पैरा में समाप्त हो गया, 2 बात आपको कहनी थी, इसके पश्चात आप आ जाएंगे अधोलेख पे। और यहाँ दाईं तरफ नीचे बिल्कुल ये हाशिए के लगभग करीब यहाँ पर आप लिखेंगे भावदीय। इसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, भावदीय, ठीक। और यहाँ पर भावदीय लिखने के बाद में आप जो है लिखेंगे, आप जिस प्रेषक अधिकारी का हस्ताक्षर होता है संक्षिप्त में, इसको आप छोड़ देंगे। अगर आप पत्र लिख रहे हैं किसी सरकारी परीक्षा में तो हस्ताक्षर आप बिल्कुल नहीं करिएगा, ये एक गलती मानी जाती है और आप हस्ताक्षर लिख करके छोड़ देंगे। दूसरा, कोष्ठक में उसका नाम
नाम आप लिख देंगे और नाम के रूप में हम संक्षिप्त नाम का प्रयोग करते हैं, जैसे R.K. मिश्रा या जो संक्षिप्त नाम अक्सर कार्यालयों में प्रयोग किए जाते हैं, P.K. पांडे या P.K. अवस्थी। तो इस तरह से संक्षिप्त नाम का उपयोग करेंगे और नीचे यहाँ पर उसका पद नाम लिखेंगे, पद नाम, जिस पद पे वो आसीन है, और यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। तो ये बात समाप्त हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि शासकीय पत्रों में संलग्नक का प्रयोग किया था। संलग्नक कहाँ लिखेंगे, वो भी स्थान निर्धारित है। भवदीय के ठीक सामने बाईं तरफ नीचे यहाँ पर आप लिखेंगे संलग्नक। इनक्लोजर जो पत्रों के साथ भेजे जाते हैं, संलग्नक। और संलग्नक की अंग्रेजी होती है इनक्लोजर। आरओ की परीक्षा में ये पूछा जाता है। ये राजकाज के द्वारा स्वीकृत राजकाज की भाषा में है ये संलग्नक, और इसको यहाँ प्रयोग करते हैं, डैश लगा देते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि कुल कितने संलग्नक हम लगा रहे हैं। मान लीजिए 3-4 लगा रहे हैं हम, मान लीजिए यक्ष संलग्नक लगा रहे हैं, हमने यक्ष लिख दिया, नंबर लिख दिया। इसके पश्चात हर संलग्नक का यहाँ नीचे उल्लेख कर देंगे। नंबर 1 पे हमने क्या लगाया, नंबर 2 पर हमने क्या लगाया, फिर नंबर 3 संलग्नक पर हमने क्या लगाया है, इसको लिख देते हैं। इसको लिखने से ये होता है कि आपके संलग्नक को खो जाने पर भी जो है आपका दावा मजबूत रहता है। इतना करने के बाद में अब क्या होता है कि जब एक सरकारी पत्र दूसरे सरकारी विभाग में जाता है या एक पद से दूसरे पद को जाता है और उससे संदर्भित जितने भी मामले होते हैं उनके निस्तारण में कई अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, या उसको संज्ञान में कई अधिकारियों के संदर्भ में आता है। मान लीजिए कि आपने डीएम को कोई पत्र लिख दिया जो कि आपके नगर की सुरक्षा के संदर्भ में है, आपने पत्र लिखा या किसी विभाग ने पत्र लिखा, तो डीएम पत्र लिखते हैं तो उस कार्यालय का एक पत्र जो है वो एसपी के पास जाएगा, फिर वहां से एक पत्र जो है वो डिप्टी एसपी के पास जाएगा। तो वो पत्र जो है वही पत्र क्या करते हैं, उसको प्रेषित कर देते हैं, उसकी प्रतिलिपि प्रेषित कर देते हैं। और प्रतिलिपि कभी कभी वो अधिकारी अपने स्तर से प्रेषित करता है और कभी कभी अधीनस्थ अधिकारी प्रेषित करते हैं। तो प्रतिलिपि लिखते समय बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस दिनांक का और जिस संख्या जिस क्रमांक का वो पत्र है उसका उल्लेख सबसे पहले ऊपर कर देते हैं, और उसके पश्चात लिखते हैं कि प्रतिलिपि, इसको आप अपने जो है प्रारूप में जरूर दिखाइए। अगर कहीं आप प्रारूप बना रहे हैं, लिख रहे हैं किसी परीक्षा में, तो प्रतिलिपि, और इसको जो है इसके नीचे लिखेंगे। भवदीय और संलग्नक के नीचे शुरू करते हैं लिखना। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ, देखिए भाषा शैली बदल रही है, इसका एक वीडियो में बताएंगे आप कि किन किन कैसे कैसे भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम यहाँ अवलोकन हेतु भी लिख सकते थे, सूचना हेतु भी लिख सकते थे, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। हम लिखेंगे सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित। प्रेषित शब्द का प्रयोग करेंगे, भेजा गया या भेजा जा रहा है ऐसे शब्द का प्रयोग वर्जित है। प्रेषित, सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित, और ऐसे दो लिखकर इसको डैश लिख देंगे। अब हम जिसको जिसको प्रेषित कर रहे हैं उनका यहाँ उल्लेख कर देंगे, 1 2 3 जितने भी पदाधिकारी को कर रहे हैं, और फिर इस प्रतिलिपि को प्रेषित करने वाला पदाधिकारी यहाँ लिखता है नीचे आज्ञा से, और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर, वही नाम कोष्ठक में, और यहाँ पर अपना पद नाम लिखता है। और इस तरह से आपका ये पत्र का प्रारूप समाप्त हो गया। ठीक, धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको हम सरकारी पत्र लिख करके उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अगले अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप बताएंगे। धन्यवाद।